हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, बंदी रक्षक सभी स्टूडेंट के लिए देहरादून स्टडी पॉइंट के जो शॉर्ट नोट्स हैं, लास्ट समय में, अंतिम समय में जो आपको पढ़ने चाहिए, वो आपके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। संपूर्ण चंद्र राजवंश आपको इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। और देखिए दोस्तों, ये एक थ्योरी क्लास होगी। अगर आपको एमसीक्यूज के रूप में प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज के रूप में याद करना है, समझना है, तो इसके लिए आप हमारी ये वाली क्लास, ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अजय रावत बुक नाम से है। यहाँ पे हमने कंप्लीट उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है ये कंप्लीट की है और एमसीक्यूज के रूप में की है। तो आते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। तो देखिए, ध्यान से सुनते जाइए और कंप्लीट जो चंद्र राजवंश है वो यहाँ पे आप देखने वाले हैं। तो जब हम चंद्र राजवंश की बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि इसका संस्थापक कौन है। तो देखिए दोस्तों, दो मत आते हैं। पहला होता है सोमचंद का और दूसरा होता है थोवरचंद का। कुछ विद्वान कहते हैं कि थोवरचंद क्या है, चंद्र राजवंश का संस्थापक है। और इसके समर्थक कौन है? इसके जो समर्थक हैं दो प्रमुख हैं और इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। पहला है डब्ल्यू फ्रेजर, जिसने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक लिखी है। और यहीं पर जो दूसरे समर्थक हैं उनका नाम है फ्रांसिस हैमिल्टन, जिन्होंने किंगडम ऑफ जो नेपाल है ये पुस्तक लिखी है। तो थोवरचंद को चंद्र राजवंश का जो संस्थापक मानते हैं ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, डब्ल्यू फ्रेजर और फ्रांसिस हैमिल्टन। और यहीं पर अब हम सोमचंद की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम सोमचंद की बात करते हैं ना, तो इसके जो समर्थक हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लगभग सभी इतिहासकार इसके समर्थक हैं, लेकिन दो नाम ध्यान रखिएगा। एक है एटकिंसन महोदय और बद्रीदत्त पांडे जी। सर्वाधिक इतिहासकारों के मत के अनुसार भी, सर्वाधिक प्रमाणिक मत के अनुसार भी सोमचंद ही चंद्र वंश का वास्तविक संस्थापक था। इस फैक्ट को याद कीजिएगा। अब एक प्रश्न एग्जाम में ऐसा बन चुका है हाल ही में कि जो एटकिंसन महोदय है, इनके द्वारा जो लिखी पुस्तक है जो हिमालयन गजेटियर, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सोमचंद की बात करते हैं तो सोमचंद यहाँ का तो था नहीं, बाहर से आया था। और बाहर से आया था तो इसके आगमन के लेकर अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि कन्नौज या झूसी से यह आया था, ब्रह्मदेव के काल में यह आया था। जो राजा ब्रह्मदेव था, कत्यूरी राजा, और इस ब्रह्मदेव ने जो अपनी कन्या है इससे विवाह करवाया था इसका। और दहेज स्वरूप जो चंपावत है, चंपावत का जो क्षेत्र है वह इसे दिया था। और यहीं पर इस सोमचंद ने यहाँ पर क्या क्या है, चंद्र राजवंश की स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब इसने स्थापना कर दी है तब वो क्या करता है कि किले का निर्माण भी करता है। और यह जो किले था, इस किले का नाम था राजबुंगा का किला, या इसे ही हम सुयो का किला भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न बहुत पहले एग्जाम में बन चुका है कि राजबुंगे का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसी ने करवाया था, सोमचंद ने ही करवाया था। तो ये बातें होगी। अब किला बन गया है तो किला बनने के बाद 4 सुरक्षागारों की भी आवश्यकता होगी। तो 4 सुरक्षा के लिए 4 यहाँ पर जो आलों है उनका नियुक्ति करता है। और ये 4 आल कौन कौन से होते हैं? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो 4 आलों की नियुक्ति कौन करता है? सोमचंद करता है। और 4 आल कौन कौन से हैं? कार्की, तड़ागी, बोरा और चौधरी। और साथ ही इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा कि इसके दरबार में या इसके साम्राज्य में, चंद्र राजवंश में, उस समय 2 शक्तिशाली वर्ग की नियुक्ति हुई थी। मेहरा जो कोटागढ़ में रहा करता था और फड़त्याल जो डुंगरी में रहा करता था, इसे इसने मंत्री बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो गया है प्रमुख। अब कार्य की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब अगला फैक्ट देखिए, कहा जाता है, तीसरा फैक्ट यहाँ पर, कि ग्रामीण व्यवस्था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि राज्य में ग्रामीण व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए कहा जाता है कि पंचायती व्यवस्था की शुरुआत भी यहाँ पर इसने की थी। बूढ़ों व सयाणों की भी नियुक्ति इसने की थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बूढ़े सयाण होते थे ना, ये पुलिस के रूप में एक तरीके से काम करते थे, थोड़ा राजस्व कर वसूलने का ये काम करते थे। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट, जब ये राजा बना था तो इसने सबसे पहले जो यहाँ पे दोनकोट का जो खस था, जो राजा रावत था, इसे हराया था। और यहाँ पर इस फैक्ट को भी आप समझिएगा कि जो सोमचंद है ना, ये एक स्वतंत्र राजा नहीं हुआ करता था, ये एक मांडलिक राजा हुआ करता था। जो नेपाल नरेश जयमल था, इसे ये कर दिया करता था। तो ये स्वतंत्र राजा नहीं था, इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। और अलग फैक्ट है सोमचंद से लास्ट, वो यह है
कि सोमचंद शिव धर्म को मानने वाला था, शिव धर्मावलंबी था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सोमेश्वर में जो कुछ मंदिर है इसका निर्माण भी इसने करवाया था। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको बने कि सोमचंद किस धर्म को मानता था, तो शिव धर्म को मानता था, शिव धर्म को मानता था, तो इसे याद कीजिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि सोमचंद के बाद जो गद्दी में बैठा वह कौन था। तो वह जो था उसका नाम था आत्मचंद, और आत्मचंद के बाद जो गद्दी में बैठता है वो पूर्णचंद, और पूर्णचंद के बाद जो गद्दी में बैठता है तो वह है इंद्रचंद। शुरुआत के 5 राजा ये हैं, इन्हीं का कर्म आपको याद रखना है, और बाद के कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्कस करवाएंगे। तो आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोमचंद के बाद आत्मचंद, आत्मचंद के बाद पूर्णचंद, और पूर्णचंद के बाद इंद्रचंद। बस यहां से केवल इतने ही फैक्ट याद करने हैं। और इंद्रचंद से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब इंद्रचंद गद्दी पर बैठता है ना, राजा बनता है, तो इसने क्या किया है, जो रेशम उत्पादन है ना, इस पर इसने विशेष रुचि रखी थी, और इसके इसने उद्योग स्थापित किए थे। और उद्योग स्थापित करने के लिए इसने जो बाहरी देश है, चाहे चीन की बात करें, नेपाल की बात करें, उनसे व्यापारिक जो संबंध है वो स्थापित करवाए थे। और कहा जाता है कि इसने पटरंग जो प्रथा है इसकी शुरुआत की थी। मतलब ये था कि यहां पर क्या करना है कि झूठ बोलना है। देखिए यहां पर देखिए कि चंद शासन में इंद्रचंद ने सर्वप्रथम रेशम उत्पादन, रेशम वस्त्र बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया, जिसके लिए मैदानी क्षेत्र से रेशम बुनकरों को अपने राज्य में लाया था। और यहाँ पर क्या होता था कि जो रेशम लाया जाता था ना, रेशम के जो कीड़े होते थे, तो वो बोलते थे कि वहां पर झूठ बोलना है। तो झूठ बोलने की प्रथा थी रेशम उत्पादन के संदर्भ में, इसे ही पटरंग प्रथा कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर इंद्रचंद हो गया है। अब यहाँ पर कुछ बाद यहाँ पर आता है बीणाचंद गद्दी पर बैठता है। तो देखिए दोस्तों, आगे के यहाँ पे राजा हैं, बीच में कुछ और भी रहे होंगे, लेकिन हमें अब सीधा बीणाचंद पे जाना है। और बीणाचंद से ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम बीणाचंद की बात कर रहे हैं ना, तो बीणाचंद से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए जब हम बीणाचंद की बात करते हैं तो बीणाचंद से ध्यान रखना है कि एक बिलासी राजा हुआ था। इस शासक के संदर्भ में कहा जाता था कि इसके काल में जो खस राजा हैं, चंद राजा हैं, इन्होंने इस राजा को हटा दिया था, और इसके बाद लगभग 200 साल तक जो यहाँ पर खस राजा थे, चंद राजवंश के स्थान पर इन्होंने राज किया था। तो देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न बने कि कौन सा राजा बिलासी राजा था जिसे हराकर खस राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया था, तो ये बीणाचंद था। और बीणाचंद के कुछ 100 यानी लगभग 100-200 साल, जैसे कि यहाँ पे खस राजाओं ने यहाँ पे कार्य किया था, तो कुछ 200 सालों के बाद लगभग बीरचंद यहाँ पे गद्दी पे बैठता है। और बीरचंद दोस्तों एक शक्तिशाली राजा हुआ, इसने ही खसों को हराकर फिर से जो चंद राजवंश है इसकी स्थापना की थी। और इसी के आसपास दोस्तों यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो बीरचंद है ना, बीरचंद को अशोक चल का समकालीन माना जाता है। और अशोक चल का लेख गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1191 ईस्वी में मिलता है। ऐसा प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्रांचल देव की बात करें तो 1223 ईस्वी में बालेश्वर में यहां से इसका ताम्र लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो क्रांचल देव का 1223 ईस्वी का मिलता है, बालेश्वर से मिलता है। और वीरचंद का यहां पर बात करें, यानी अशोक चल की बात करें, जो वीरचंद का समकालीन था, तो अशोक चल का ताम्रपत्र 1191 ईस्वी में गोपेश्वर से मिलता है, त्रिशूल लेख में मिलता है। तो देखिए यहां पर वीरचंद आ गया, वीणाचंद आ गया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये आगे बढ़ते चलते हैं, और अब हमारे लिए जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है वो थोवरचंद। थोवरचंद की बात करते हैं। तो देखिए ये 23वां शासक था। थोवरचंद की जब हम बात करें ना, तो ये कौन सा नंबर का शासक था, ये 23वें नंबर का शासक था। तो देखिए ये 23वें नंबर का शासक था, और 1261 के आसपास या 1261 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। कुछ इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन तिथि थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और बीएस नेगी सर की बुक में ये रेफरेंस दिया गया है कि कुमाऊं का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वह कौन था, थोवरचंद था, ऐसा कहा गया है। बाकी दोस्तों, जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया था, डब्ल्यू फ्रेजर जिसने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक लिखी है, फ्रांसिस हैमिल्टन जिसने किंगडम ऑफ नेपाल लिखा है, वह मानते हैं जो थोवरचंद है वही चंद वंश का संस्थापक था। तो यहां तक ये हो गया है। थोवरचंद के कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ राजा आए होंगे, तो कल्याणचंद फिर बाद में गद्दी पर बैठता है। और कल्याणचंद के कार्यकाल की बात करें तो 1275 से लेकर 1296 ईस्वी तक
इसके बाद त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठता है। देखिए कुछ राजा शुरुआत के ऐसे हैं चंद राजवंश के जिनके बारे में कुछ ज़्यादा डाटा हमें मिलता नहीं है, कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वही हमें याद करने हैं। त्रिलोकचंद थोड़ा इंपॉर्टेंट है और त्रिलोकचंद के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि भीमताल में किले का निर्माण इसने करवाया था और 12 मंडल पाली छकाता तक इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं, यहां से प्रश्न बनना शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर आपने देखा था, यहां पर आ गया त्रिलोकचंद, है ना। अब यहां पर एक राजा आता है जो 28वां राजा है, इसका नाम है अभयचंद। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर इसलिए हो जाता है, जो अभयचंद है ना, यह चंद वंश का ऐसा पहला शासक हुआ जिसके अभिलेख उत्कीर्ण हुए हैं। 1360 ईस्वी में अपना जो अभिलेख है इसने उत्कीर्ण करवाया था। तो अभयचंद ऐसा पहला शासक हुआ जिसके अभिलेख उत्कीर्ण हुए हैं, जिसने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। तो अभयचंद ध्यान रखिएगा 28वां शासक था। तो पहला चंद शासक जिसने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था अभयचंद था। चंद वंश के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है। अब अभयचंद बनता है, उसके बाद यहां पे जो 29वां राजा आता है ये ज्ञानचंद आता है और ज्ञानचंद भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और ज्ञानचंद से ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखिए तिथि थोड़ा विवादित हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1365 से लेकर 1419 या 20 तक इसने कार्यकाल था इसका, और सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला जो चंद शासक था यह भी ज्ञानचंद ही था। और इसने गरुड़ की उपाधि ली थी और गरुड़ की उपाधि जो दी थी ना, ये फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। फिरोज शाह के तुगलक के दरबार में गया था। जो भी कहा जाए, जो भी कहानी हुई है वो हमें मतलब नहीं है, केवल हमें यह फैक्ट ध्यान रखना है कि फिरोज शाह के दरबार में जब ये गया था तो वहां पर इसने गरुड़ की उपाधि दी थी और इसी ने अपना जो राज चिन्ह है ये गरुड़ लगाया था और इससे पता चलता है कि ये विष्णु का उपासक था। तो देखिए जो सोमचंद था वह शिव का उपासक था, यानी शिव भगवान का उपासक था, और जो ज्ञानचंद है ये गरुड़ का उपासक था, यानी भगवान विष्णु का उपासक था। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी इसी ज्ञानचंद को माना जाता है। ऐसे प्रश्न भी बन चुके हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है। बाकी थोड़ा अगर डीप पढ़ते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसके 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। एक है सेरा खड़को जो पिथौरागढ़ से हमें प्राप्त हुआ है, मझेड़ा ताम्रपत्र जो सोर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, और गोबाशा ताम्रपत्र जो हमें पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बताया गया है, देखिए सेरा खड़कोट की बात करें तो इसमें ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है, तो ज्ञानचंद से संबंधित अभिलेख है। मझेड़ा ताम्रपत्र जो सोर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। और गोबाशा ताम्रपत्र की बात करते हैं तो देवराज तिवारी को इसने भूमि दान दी थी, इसका संदर्भ यहाँ पे हमें मिलता है। तो ज्ञानचंद से दोस्तों ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट राजा यहाँ से शुरू हो गए हैं। तो अभयचंद सबसे इंपॉर्टेंट है सोमचंद के बाद, फिर ज्ञानचंद भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्ञानचंद से 2 प्रश्न बन चुके हैं जो हमने आपको अभी बताए थे। अगले फैक्ट पर चलते हैं और यहां पर देखिए ज्ञानचंद के ही बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब ज्ञानचंद की बात करते हैं ना, तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था नीलू कठायत। तो प्रश्न ऐसा भी बनता है कि नीलू कठायत किसका सेनापति था? तो ज्ञानचंद का यह सेनापति था और इसने यहां पर इसे कुमाया जो खिल्लत है इसकी उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। और बाकी दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में कहा जाता है कि यह जन विरोधी राजा था, इसने प्रजा व जमींदारों पर अत्याचार करवाया था और बाद में जो यहाँ पे जो प्रजा है, जो यहाँ पर जो जमींदार है, इन्होंने ही बाद में इसकी हत्या भी कर दी थी। तो इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बद्रत पांडे जी के बुक के अनुसार, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको पढ़ते चलना है। आज यहाँ पे लिखने वाली कोई बात नहीं है, केवल आपको पढ़ते जाना है। ये हम रिवीजन के पर्पज से करवा रहे हैं। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप इसे 1.25 स्पीड में कर सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट ये जो क्लास है इसे देख सकते हैं। तो देखिए बद्रीदत्त पांडे जी की बात करते हैं तो हरिहर चंद और हरिचंद इसके बाद गद्दी में बैठते हैं। किसके बाद? ज्ञानचंद के बाद। और फिर उसके बाद उद्यान चंद गद्दी पर बैठता है। और उद्यान चंद से ध्यान रखिएगा कि इसने जो ज्ञानचंद है ना, जो इसने पाप किए थे जिसके कारण इसकी मृत्यु भी हो गई थी, बाद में जो जमींदार थे यहाँ के प्रजा थे इन्होंने इसकी हत्या भी कर दी थी। तो ज्ञानचंद के पापों के प्रायश्चित करने के लिए इसने भूमि दान की थी और बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार इसने कुंज शर्मा के सहयोग से करवाया था।
तो ऐसा प्रश्न बनेगा। देखिए बालेश्वर जो मंदिर की बात करते हैं ना, बहुत पहले बन चुका था, कत्यूरी शासन के काल में बन चुका था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार होता है, तो ये बात करें उद्यान चंद का एक प्रमुख था जिसका नाम क्या था, कुंज शर्मा, इसके सहयोग से इसने करवाया था। तो राजा का नाम ध्यान रखिएगा, उद्यान चंद है। कई बार आपको कंफ्यूज होगा, कोई उद्योग कर देगा, कोई उद्यान कर देगा, है ना, तो उद्यान चंद है। अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, उद्यान चंद हो गया है, इसके बाद कुछ और राजा आते हैं, उनका भी हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद एक राजा आता है विक्रम चंद, और विक्रम चंद के हमें दो अभिलेख मिलते हैं, एक बालेश्वर का मंदिर ताम्रलेख और चंपावत ताम्रलेख। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहां से हमें देखना नहीं है, हम शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। अब जरा यहां पर देखिए, विक्रम चंद के बाद गद्दी पर बैठता है भारती चंद, और भारती चंद भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक प्रतापी शासक हुआ, और इसकी हमें लोक गाथा जो पवाड़े वगैरह होते हैं वहां पर इसका जिक्र मिलता है। और इसका एक द्वंद्व युद्ध हुआ था, जो कुमाऊं की वीरांगना थी जिसका नाम था भागा भाग्यधोन्यान, इसके साथ एक द्वंद्व युद्ध हुआ था जो काफी प्रसिद्ध भी है, और इसी के पवाड़े भी गाए जाते हैं। तो भारती चंद का पवाड़ा गाया जाता है, किसके साथ युद्ध हुआ था, वीरांगना कुमाऊं की भाग्यधोन्यान इनका नाम था। फिर देखिए डोटी राजा के साथ इसने 12 वर्षीय युद्ध किया था, और जब 12 वर्षीय युद्ध किया था ना, तो कहा जाता है कि इसी समय में क्या हुआ था, जो नायक जाति है ना, इसकी भी उत्पत्ति हुई थी। तो यहां पर दोस्तों अब जरा नायक जाति के बारे में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। तो देखिए नायक जाति की बात करते हैं, और नायक जाति की बात करते हैं, तो यहां से प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न यहां पर यह बनता है नायक जाति के बारे में, कि नायक जाति का अस्तित्व उत्तराखंड में 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, यानी इसी भारती चंद के काल में। और फिर यहाँ पर आप देखोगे कि इस जाति में पहले से कुप्रथा होती थी, इसमें मतलब इस जाति में जो कुप्रथा होती थी ना, कि जो कन्या होती थी उनका विवाह नहीं कराया जाता था, और कन्याओं को वेश्यावृत्ति के कुकर्म में धकेला जाता था। फिर आप यहीं पर देखोगे कि इस कुप्रथा को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती जी थी, इन्होंने भी प्रयास कराया था। इसके बाद 1919 में नायक सुधार समिति बनाई जाती है। देखिए यह जो समिति होती है ना, ये जो यहाँ पर जो आर्य समाज है इनके माध्यम से बनाई जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी कर्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जो ठाकुर मसाल सिंह है, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के उस समय थे, तो इनके द्वारा विधान परिषद में 11 सितंबर 1924, ये तिथि आगे के मत याद कीजिएगा, केवल वर्ष याद कीजिएगा, 1924 में एक प्रस्ताव रखा गया था। और इस प्रस्ताव के अनुसार जो नायक बालिका सुधार हेतु सिफारिश करना, और शीघ्र ही नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों में सुधारवादी कमेटियां गठित की जाए, ये बताया गया था। तो ठाकुर मसाल सिंह ये महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने नायक जाति के सुधार के लिए विधान परिषद में जो संयुक्त प्रांत था उस समय वहां पर आवाज उठाई थी। अब जब यहाँ पे इन्होंने आवाज उठाई थी ना, तो इसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1924 में नायक सुधार समिति का गठन किया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो पी विडम होते हैं। जो पी विडम है, आपको ध्यान होगा, पी विडम जो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी ना, फॉरेस्ट कमेटी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, है ना, तो उसी का यहाँ पर ये पी विडम भी है, और इसी को यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया जाता है 1924 में नायक जाति सुधार समिति का। और जिसके कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे बात करें मसाल सिंह हो गया, जीबी पंत हो गया, जंग बहादुर हो गया। और लेकिन थोड़े यहाँ पे थोड़ा विवाद होता है, कहीं पर एनसी स्टीव को बताया गया है कि ये इसका अध्यक्ष था, तो ऑप्शन के अनुसार करना। वैसे पी विडम हमें बहुत ज़्यादा जगह पे मिला है, इसलिए पी विडम को प्रेफरेंस देना। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट तो आपने देख लिया 1924 में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इन फैक्ट में से कोई है, तो वह यह है कि 1 फरवरी 1929 को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया जाता है। ऐसा प्रश्न बन चुका है कि जो नायक सुधार अधिनियम है यह कब पारित होता है, तो 1929 में यह पारित होता है। और गांधी जी के संदर्भ में भी कुछ बातें हैं दोस्तों। गांधी जी ने भी जो नायक जाति है उनके संदर्भ में कहा था, एक भाषण देते समय जब 1929 में लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में आए थे, तो उन्होंने भाषण में कहा था कि जो नायक बालिका हैं इनका भी सुविवाह होना चाहिए, क्योंकि इनका विवाह नहीं कराया जाता था, इन्हें वेश्यावृत्ति के कुकर में धकेला जाता था। तो उन्होंने कहा था कि नायक बालिकाओं का भी सुविवाह होना चाहिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था इनके लिए होनी चाहिए, और प्रत्येक औरत को सीता जैसी पवित्र बनना चाहिए, ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए। तो गांधी जी ने इनके संदर्भ में ये कहा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्पीड से। तो देखिए यहाँ पर
तो ये चीजें तो दोस्तों आपने देख ली है ना। अब जरा बालेश्वर मंदिर की बात करते हैं। अभी आपने देखा था बालेश्वर मंदिर के बारे में ना, तो यहां पर देखिए जो बालेश्वर मंदिर है जो चंपावत में है, कि मंदिर का निर्माण बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार उद्यान चंद ने करवाया था कुंज शर्मा के सहयोग से। तो एक फेर तो आपने देख लिया है। मंदिर की शैली की बात करें तो द्विपुर शैली यहाँ पर कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो मंदिर है ना, यहाँ पर जो देसर देव हो गया 10वीं सदी में, क्रांचल देव का 1223 में, ज्ञानचंद का 1410 में, उद्यान चंद का 1423 में, और विक्रम चंद का जो अभिलेख है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो गोरखा सूबा था ना, ये महावीर सिंह थापा, इसने 1796 ईस्वी में यहाँ पर जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं रत्नचंद पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये राजा हुए, अब हम चलते हैं रत्नचंद पर। कर्म यहीं पर आ गया है, कुछ राजा छूट रहे हैं। देखिए बहुत से राजाओं का कर्म हमें मालूम नहीं है, कुछ राजा ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती नहीं है। जिन भी राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है उनके बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है। अब है रत्नचंद की बात करते हैं। तो रत्नचंद गद्दी पे बैठता है, और रत्नचंद की बात करें तो 1477 से लेकर 88 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। और एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जेदा किराल है, जेदा किराल, इसकी सहायता से उत्तराखंड में इसने पहला भू बंदोबस्त करवाया था। यह किताब का जो रेफरेंस है दोस्तों ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का है, ध्यान रखिएगा। और यह उत्तराखंड का पहला भू बंदोबस्त भी माना जाता है। तो किसके काल में पहला भू बंदोबस्त हुआ था? तो रत्नचंद के काल में हुआ था, जेदा किराल के द्वारा करवाया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो देखिए 36वां ये राजा हुआ करता था, है ना। और यहाँ पर पहला भू बंदोबस्त इसने करवाया था जेदा किराल की सहायता से। और यहाँ पर आप देखोगे कि नागवल डोटी राजा, खड़क सिंह बजाज राजा, जगन्नाथ भट्ट जुमला आदि राजाओं को इसने पराजित किया था। तो बस दोस्तों कुछ खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जो एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट बनेंगे मैं आपको वहाँ पे बताता चलूंगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब कीर्तिचंद से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। देखिए कीर्तिचंद की बात करते हैं तो 37वां राजा होता है। इसका कर्म ध्यान रखिएगा, 37वां राजा है। कार्यकाल 1488 से लेकर 1503 तक इसका माना जाता है। और अजय पाल का यह समकालीन था। कहा जाता है कि 1491 में अजय पाल से इसका युद्ध होता है और अजय पाल को ये हरा देता है। और फिर अगले साल 1492 के आसपास अजय पाल इसका बदला भी लेता है। और यहाँ पर इसका ये भी बात है कि ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो देखिए दोस्तों 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट आपने देखे हैं। सबसे पहले आप सोमचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो सोमचंद के बारे में आपने देखा तो यह क्या था, यह शिव भगवान को मानने वाला था, यह शिव धर्मावलंबी था, ठीक है। और यहीं पर सोमचंद के बाद आपने देखा था जो ज्ञानचंद आया था वह किसका संप्रदाय, किसको मानने वाला था? विष्णु भगवान को यह मानने वाला था, ठीक है। और यहीं पर अब कीर्तिचंद आ गया है, ये नाथ संप्रदाय को मानता था। तो तीनों फैक्ट यहाँ पर ये हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसने नागनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और ऐसे वैसे आप आराम से भी कर सकोगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अजय पाल है ना, इस समय जो नाथ संप्रदाय है वो ज़्यादा चर्चा में था। तो अजय पाल का ही समकालीन है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि कीर्तिचंद नाथ संप्रदाय को मानता होगा। बाकी दोस्तों इसने बहुत से यहाँ पे कुकर्म भी किए हैं, बहुत से राजाओं को इसने हराया भी था, काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ, शक्तिशाली राजा हुआ है। और जसपुर में कीर्तिपुर की इसने स्थापना भी की थी। अब कीर्तिचंद की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद कुछ शासक बनते हैं, प्रतापचंद, ताराचंद, मणिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद। देखिए दोस्तों इन राजाओं के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, तो कुछ आपको याद करना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट राजा है एग्जाम की दृष्टि से आपको बताते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है भीष्मचंद। देखिए जब भीष्मचंद की बात कर रहे हैं, ये तो 43वां शासक था। खगमरे किले का इसने निर्माण करवाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न यही बनता है कि खगमरे किले का जो निर्माण करवाया था इंपॉर्टेंट, वो किसने करवाया था? ये भीष्मचंद ने करवाया था। और राजधानी अल्मोड़ा से चंपावत परिवर्तित करने का इसने प्रयास किया था, लेकिन ये असफल हो जाता है। प्रयास मतलब यानी ये नहीं कर पाता है। और 1563 में बाद में जो यहाँ पे जो इसका जो दत्तक पुत्र होता है बालो कल्याण चंद, वो यहाँ पर क्या करता है, चंद वंश के जो यहाँ पर राजधानी है परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा ऐसा प्रश्न यूकेएसएससी, यूकेपीएससी दोनों ने पूछा है। अब देखिए दोस्तों भीष्मचंद से ये था 43वां राजा था, इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर बालो कल्याण चंद गद्दी पर बैठता है और बालो कल्याण चंद से ध्यान रखिएगा 44वां शासक था। 45 से 65 तक इसका कार्यकाल था, 1545 से 1565 तक। अल्मोड़ा राजधानी इसने परिवर्तित करवाई थी। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके एग्जाम की दृष्टि से। और लाल मंडी के किले का जो निर्माण था
इसने करवाया था, एग्जाम की दृष्टि से यही ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बालोक कल्याण चंद से है। पहला तो यह है कि किस वर्ष 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी परिवर्तित करवाई थी, और दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि इसने लाल मंडी का जो किला था इसका निर्माण करवाया था। कुछ और भी फैक्ट हैं छोटे छोटे, ये हमें ध्यान नहीं रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, जैसे बात करें कि कल्पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र में बालोक कल्याण चंद से है, इसे यहाँ पर महाराजा धीराज कल्याण चंद्र कहा गया है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ऐसा बने आपके एग्जाम में कि जो यहाँ पर जो कल्पानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, तो बालोक कल्याण चंद का है, और इस जो ताम्रपत्र है यहाँ पर इसे महाराजा धीराज कल्याण चंद कहा गया है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, रुद्रचंद से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड पुलिस या फिर लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड जो भी एग्जाम है यहीं से बनेंगे। तो देखिए रुद्रचंद की बात करते हैं। तो रुद्रचंद से सबसे पहले समकालीन राजा देखिए, ये देखिए यहाँ पर अगर आप समकालीन राजा देखोगे तो सहजपाल और बलभद्र शाह के काल में था, है ना, और अकबर यहाँ पे मुगल जो दरबार मुगल शासक था उसके समकालीन में था। ऐसा प्रश्न बन चुका है कि कौन सा शासक अकबर का समकालीन था, तो यहाँ पर ये कौन था, रुद्रचंद था। 1565 से लेकर 97 तक इसका कार्यकाल होता है। और यहीं पर आप देखोगे कुछ और फैक्ट देखोगे कि हुसैन खां का आक्रमण, हुसैन खान ने अल्मोड़ा पे तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था, खूब लूटमाट मचाई थी और तराई क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। और लेकिन कुछ वर्षों बाद जो हुसैन खां है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो रुद्रचंद जो तराई क्षेत्र है इसे वापस मिला लेता है और रुद्रपुर नामक जो नगर है इसकी स्थापना भी करवाता है। तो रुद्रचंद रुद्रपुर नगर की स्थापना करवाता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए कि तराई क्षेत्र में जब इसका अधिकार स्थापित हो जाता है ना, तो यहाँ पर यह बाद में क्या होता है कि अकबर के क्रोध से बचने के लिए 1588 ईस्वी में लाहौर में इससे भेंट करता है, और जबकि 1587 में ही इसने आधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर से भेंट कब होती है, 1588 में होती है। कहाँ पर होती है, लाहौर में होती है। और 1587 में अकबर की अधीनता को यह स्वीकार कर लेता है। पुरुषोत्तम पंत इसका सेनापति था, और पुरुषोत्तम पंत के सेनापति यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो सेनापति था ना, तो इसकी मृत्यु हो जाती है कब, ग्वालदम के युद्ध में। तो रुद्रचंद से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि किसका समकालीन था, अकबर का समकालीन था, ये पूछा जा चुका है। तराई क्षेत्र को विजित इसने किया था, दूसरा प्रश्न ये बनता है। लाहौर में 1588 ईस्वी में इसकी मुलाकात हुई थी, तीसरा प्रश्न ये बनता है। चौथा प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि जो यहाँ पे पुरुषोत्तम पंत है ना, ये इसका क्या था, ये इसका सेनापति था, और यह जो सेनापति था ये यहाँ पर ग्वालदम के युद्ध में 1581 में जो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मल्ला महल का निर्माण इसने करवाया था, यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रुद्रचंद से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 84 माल की जागीर अकबर द्वारा रुद्रचंद को दी गई थी, और रुद्रचंद का बीरबल से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। तो रुद्रचंद से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अब जब रुद्रचंद ये हो गया ना, तो रुद्रचंद से कुछ और भी देखिए कि रुद्रचंद की बात करते हैं तो इसने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखवाई है। देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, उषा रागोदय पुस्तिका जो नाटक है इसने लिखवाया है। सैन्य शास्त्रम, सैनिक शास्त्रम, यह भी इसने लिखवाया है। यति चरित्रम, यह पुस्तक भी इसने लिखवाया है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा विद्वान भी हुआ है, इसने काफ़ी पुस्तकें भी लिखवाई हैं, लिखी भी हैं। और यहीं पर आप देखोगे कि इसने अपने यहाँ के जो युवक हैं, छात्र हैं, इन्हें संस्कृत के अध्ययन के लिए बनारस भेजा था, कश्मीर भेजा था। तो शिक्षा के संबंधित बातें ये थी। धार्मिक संबंध की बात करें तो केदारेश्वर और जागेश्वर मंदिर का इसने जीर्णोद्धार का कार्य करवाया था। और यहीं पर ओपन यूनिवर्सिटी जो बुक है उसका एक रेफरेंस है, यहाँ पर लिखते हैं कि श्री प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि रुद्रचंद को हर्ष शिलादित्य कहा गया है। तो हर्ष शिलादित्य रुद्रचंद को। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति रुद्रचंद के द्वारा की जाती है। इसकी अतिरिक्त पंचबड़िए, तिथानी, हलिये, पितलिये, ओली ब्राह्मण, इनकी नियुक्ति भी यही करता है। और यहाँ पर इन सभी को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये था। अब चलते हैं अगले राजा पर। देखिए रुद्रचंद होता है, रुद्रचंद के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है शक्ति गोसाई और दूसरे का नाम होता है लक्ष्मीचंद।
शक्ति गोसाई की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, तो ये जन्म से अंधा होता है और यहाँ पर उसके बावजूद भी ये जो राजकार्य होता है ये इसमें पूर्णतः भाग लेता है। पूरा राजकार्य लगभग यही संभालता है, प्रशासनिक कार्य यही संभालता है और इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। बस केवल यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दारमा घाटी के नई तरीके से व्यवस्था करने, सोका जनजाति के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका में जो कार्य करता है वो शक्ति गोसाई ही करता है। अब देखिए, जो गद्दी पर बैठता है वह बैठता है लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद के बाद। और लक्ष्मीचंद जब गद्दी पर बैठता है ना, तो ये अकबर का समकालीन हो गया उस समय, जहांगीर का समकालीन, मानशाह और श्यामशाह का ही समकालीन हो गया है। और 46वें नंबर का यह शासक है जिसका कार्यकाल 1597 से लेकर 1621 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है। अब जरा यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित अभिलेख मूना कोड का ताम्रपत्र है जिसमें उसे लक्ष्मण कहा गया है, सीरा चंद वंशावली में उसे लक्ष्मी चंद कहा गया है और मानोदय काव्य है वहां पर इसे लक्ष्मण कहा गया है। और एक फैक्ट दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके दरबार में बाद में सुखराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट होते हैं जो बाद में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं और लक्ष्मी चंद के जो पुत्र होते हैं ना, इन्हीं की हत्या भी कर लेते हैं। तो ये होते हैं इनके दरबारी षड्यंत्र। अब जरा यहाँ पर लक्ष्मी चंद के कार्य की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं ना एग्जाम में, रुद्रचंद से बनते हैं, लक्ष्मी चंद से बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइए। सामाजिक कार्य देखिए, बागनाथ मंदिर का इसने जीर्णोद्धार करवाया था 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। अनेक बाग बगीचों का निर्माण करवाया था, जैसे नरसिंह बाड़ी हो गया, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, कुमाऊं में इन बाग बगीचों का निर्माण भी इसी लक्ष्मी चंद ने करवाया था। फिर देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कि ये जो यहाँ पर ये था लक्ष्मी चंद, इसने क्या किया है कि न्योवाली और बिष्टावली यहाँ पर 2 कचहरी बनवाई थी। न्योवाली जो कचहरी थी वो सामान्य जन कचहरी हुआ करती थी, सामान्य नागरिक के लिए हुआ करती थी। और बिष्टावली जो कचहरी थी ना, ये फौजदार और सैनिकों के संदर्भ में थी, जो अगर उनसे संबंधित कोई मामला है तो बिष्टावली में होते थे। राज्य कर्मचारियों की इसने 3 श्रेणी बनाई थी, सरदार, फौजदार और नेगी। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणी गठित की थी, तो ये लक्ष्मी चंद था। और लक्ष्मी चंद की बात करें तो मुगल शासक में जहांगीर के दरबार में 2 बार जाने वाला जो शासक है वो लक्ष्मी चंद है। एक बार 1612 में गया था और दूसरी बार 1620 में गया था। तो 2 बार भेंट करने वाला शासक यही था लक्ष्मी चंद। और देखिए कि इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था और 8वीं बार इसे आंशिक विजय प्राप्त होती है। गेंडा सिंह, जो सेनापति गेंडा सिंह होता है इसका यानी लक्ष्मी चंद का, ये मानसा के सेनापति खत्तर सिंह को मार देता है 8वीं बार में जब युद्ध होता है। और इसी के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि ये खतड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। लेकिन खतड़वा त्यौहार एक पशु त्यौहार है, इसमें इसका क्या संदर्भ है कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि तभी से कहते हैं कि यहाँ पर खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मीचंद हो गया ना। अब लक्ष्मीचंद जब मृत्यु होती है तो इसके बाद इसके बहुत सारे पुत्र होते हैं। दिलीप चंद इसका पुत्र होता है, तिरमल चंद, नीलू गोसाई, नारायण दत्त, है ना, ये सारे इसके पुत्र होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लक्ष्मीचंद की मृत्यु होती है तो इसके जो दरबारी मंत्री थे ये षड्यंत्र करना शुरू करते हैं। और षड्यंत्र के तहत तो सबसे पहले लक्ष्मीचंद की मृत्यु के बाद दिलीप चंद गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर देखिए, जूम कर लेता हूँ, शायद साफ भी ना दिखे तो पहले सुनते जाइए कि दिलीप चंद गद्दी पर बैठता है। और दिलीप चंद गद्दी पर बैठता है तो इससे केवल एक प्रश्न ध्यान रखना है कि दिलीप चंद की मृत्यु होती है तपेदिक के कारण, टीबी के कारण। तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि टीबी के कारण, तपेदिक के कारण जो मृत्यु होने वाला जो चंद शासक था वह कौन था, तो वह दिलीप चंद था। अब दिलीप चंद के बाद गद्दी पर जो बैठता है ये इसका पुत्र बैठेगा, यानी विजय चंद गद्दी पर बैठता है। और विजय चंद जो था ये एक दरबार, ये क्या था, एक बिलासी राजा हुआ। और ये बिलासी राजा हुआ ना, तो इसकी जो हत्या है वो कौन कराने शुरू कर देते हैं, जो इसके दरबारी मंत्री है, सुखराम कार्की, पीरू गोसाई, विनायक भट्ट, ये क्या करने लगते हैं, इसकी हत्या करने लगते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इसके और पुत्र थे, जितने भी इनके पुत्र थे लक्ष्मीचंद के, इन्हें मारने लगते हैं। कुछ जान बचाकर भाग लगते हैं, भाग जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं, किनकी हत्या कर लेते हैं। और इनमें से एक ये राजा होता है तिरमल चंद। देखिए, जो तिरमल चंद पुत्र था ये गढ़वाल आ जाता है। तो पहला ऐसा शासक होता है यहाँ पर तिरमल चंद, जो कुमाऊं का ये पहला शासक है, यानी कुमाऊं का चंद राजा है ये, जो गढ़वाल में शरण लेता है
और या तो श्यामशाह के दरबार में लेता है या फिर ये तो महिपति शाह के दरबार में लेता है। थोड़ा विवाद जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं पर श्यामशाह कहा गया है, कहीं पर महिपति शाह कहा गया है। लेकिन ये फिर ध्यान रखिएगा पहला ऐसा शासक हुआ जिसने गढ़वाल में शरण ली थी। तो तिरमल चंद हो गया, ये 1625 से लेकर 1638 तक कार्यभार संभालता है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पे शरण लेता है ना, तो गढ़वाल के जो राजा होते हैं ये दोबारा क्या करते हैं कि इसे चंद राजा यहाँ पे बना देते हैं। और यहाँ पर जो ये है ना, फिर जब ये राजा बन जाता है तब ये क्या करता है कि इन सभी की हत्या कर देता है, किसी को देश निकाला देता है, किसी की आंखें फोड़ देता है। तो तिरमल चंद यहाँ पर ये काम करता है और ये राजा बन चुका है। 1625 से लेकर 38 तक यहाँ पर ये कार्यभार संभालता है। और कार्यभार संभालने के बाद यहाँ पर दोस्तों बाद में जो नीलू गोसाई होता है, जिसकी हत्या ये इनके मंत्री करवा देते हैं, इसका पुत्र जो बाज बहादुर चंद है ये गद्दी पर बैठता है। और अब लक्ष्मी चंद के बाद जब यहाँ पे बाद में जैसे दिलीप चंद आया, विजय चंद आया, तिरमल चंद आया, तो अब बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठता है। और देखिए आपको शायद साफ नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं यहाँ से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैं आपके लिए यहाँ पे लिखते जाऊंगा। देखिए बाज बहादुर चंद 50वां शासक था। और इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखे ना कि जो बाज बहादुर है ना, इसको बहादुर की जो उपाधि दी थी ये किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट यह है कि इसने पिथौरागढ़ की एक हत्या देवाल का निर्माण इसने करवाया था, जिसकी बनावट एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसके समान है। और कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट का राजा था इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरा ये है कि 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसने गूंठ भूमि यानी भूमि है वो दान दी थी। और राजा यहाँ पर देखिए कि यही एक ऐसा राजा हुआ बाज बहादुर चंद जिसने गढ़वाल के राजा को हराया था और मां नंदा देवी की मूर्ति को इसने अल्मोड़ा में स्थापित किया था। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी हैं। शाहजहां से प्रार्थना कर इसने तराई क्षेत्र को पुनः अपने राज्य में मिला दिया था। बाजपुर नगर की इसने स्थापना की थी जिसका प्राचीन नाम मुंडिया था। 1670 में तिब्बत तकला खाल पर इसने विजय प्राप्त की थी। और इम्पोर्टेंट एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जो बाज बहादुर चंद था ना, इसने जो यहाँ पर जो भोटिया जनजाति थी, हुनिया जनजाति थी, इन पर जो यहाँ पर सिरती कर है ये टैक्स लगाया था। तो सिरती कर भोटिया जनजाति हुनियों पर लगाने वाला चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद था। और कटारमल का सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। पीनाथ मंदिर कोशानी का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। और देखिए दोस्तों भीमेश्वर मंदिर करखेत गांव का बद्रीनाथ मंदिर, इसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने करवाया था। तो बाज बहादुर चंद ये हो गया है। अब बाज बहादुर चंद के बाद उद्योग चंद गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं। और इसका अगर कार्यकाल देखो तो 1678 से लेकर 98 तक था। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ब्रह्म जो ताम्रपत्र है, मुवानी पिथौरागढ़ ताम्रपत्र, बीरेश्वर जोशी द्वारा बधानगढ़ की जासूसी और उद्योग चंद ढाई माता रोग से पीड़ित था, इसकी जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है, ब्रह्म अभिलेख से। और यहीं पर आप देखोगे कुछ और बातें कि इसके सेनापति 3 महत्वपूर्ण हुए हैं, हीरू देवबा, शिरोमणि जोशी और मेशू शाहू। तो उद्योग चंद ये हो गया है, मेशी शाहू, हीरू देवबा और शिरोमणि जोशी। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि बधानगढ़ में यहाँ पर होगा कि बधानगढ़ से जब इसने युद्ध किया था तो मेरू साहू सेनापति की इसकी मृत्यु हो जाती है। डोटी को इसने जीतने के लिए चला था, हीरू देवबा की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। और यहीं पर बात करें जो जुराइल दीपाइल कोट में जो युद्ध होता है नेपाल के सेनापति से, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बुरी तरीके से हार जाता है। और बुरी तरीके से हारने के बाद ये परेशान हो जाता है और कभी भी युद्ध ना करने का ये प्रयत्न करता है। तो प्रयास ये करता है। एग्जाम के दृष्टि से क्या है, देखिए एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि खेरागढ़ की संधि, खेरागढ़ की जो यहाँ पर आप संधि देखोगे ये 1688 ईस्वी में होती है, देपाल और उद्योग चंद के बीच में होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देपाल और उद्योग चंद के बीच में खेरागढ़ की संधि होती है 1688 ईस्वी में। काशीपुर के कोटा में आम बागानों का इसने निर्माण करवाया था। अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण इसने करवाया था। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। पार्वतीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। और भारती चंद के बाद उद्योग चंद एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। वहां के राजा देपाल को उसके ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ से भागने पर विवश किया।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हो गया भारती चंद, जिसने नेपाल को डायरेक्ट रूप से हरवाया था, और दूसरा राजा यहाँ पे बनता है उद्योग चंद, जिसने भारती चंद के बाद डायरेक्ट रूप से उद्योग चंद को हराया था और नेपाल जाकर अजमेरगढ़ पर विजय प्राप्त कर वहां पर उसकी राजधानी को कब्जा भी किया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी को, और वहां से इसे भागने पर मजबूर कर दिया था। तो जैसे ये मजबूर हो गया है, इसके बाद यहाँ पर क्या करता है, दोबारा से अपनी शक्ति एकत्रित करता है, और यहाँ पर ये उद्योग चंद थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और इसके बाद दोबारा आक्रमण करता है, और इस युद्ध में उद्योग चंद की बुरी तरीके से हार होती है, जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागता है। तो बस दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो है वो यहाँ पर है खेड़ागढ़ की संधि 1688 में होती है, देवपाल और उद्योग चंद के बीच में होती है, तल्ला महल का ये निर्माण करवाता है, और बाकी दोस्तों युद्ध में हार जाने के बाद देवपाल से कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लेता है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये आ गया है, अब ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है। देखिए 1698 से लेकर 1708 तक यहाँ पर ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है, 1698 से लेकर 1708 तक। और यहाँ पर ज्ञानचंद की बात करें तो ये औरंगजेब और फतेहपति शाह के काल का था, समकालीन था। अब यहाँ पर देखिए ज्ञानचंद से प्रश्न है। देखिए जब ज्ञानचंद से प्रश्न की बात करते हैं तो बधानगढ़ पर आक्रमण कर मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति को लाकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था। तो ज्ञानचंद से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कि बधानगढ़ को इसने जीता था और वहां से मां नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति थी वह अल्मोड़ा में लाया था। दुधौली का युद्ध हुआ था 1703 में ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में। 1704 में अपने पिता की हार का प्रतिशोध लेने के लिए डोटी पर यह आक्रमण करता है, और कत्यूर घाटी में यहीं पर बागनाथ का मंदिर का निर्माण भी इसी काल में होता है, इसी राजा के काल में होता है। तो ज्ञानचंद से इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये थे। अब चलते हैं आगे वाले राजाओं पे। ज्ञानचंद के बाद आगे आप देखोगे, आगे राजाओं की बात करते हैं तो जगत चंद बैठता है। जगत चंद से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 1708 से लेकर 1720 तक इसका कार्यकाल था। देखिए दोस्तों, अब कुछ राजा ऐसे आ गए ना जिनका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी चंद के बाद जो राजा हैं या रुद्रचंद के बाद जो राजा हैं, इनका कार्यकाल भी देखना है। पहले के राजाओं का कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है। जगत चंद की बात करते हैं तो 1708 से लेकर 1720 तक के राजा बनता है। समकालीन शासक इसका फतेहपति शाह होता है। और यहाँ पर एग्जाम दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जगत चंद के काल में धन धान्य परिपूर्ण था, और यहां पर आप देखोगे कि कहा जाता है कि इसी के काल में वास्तविक रूप से जो तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की जो आय होती थी वो इसी राजा के काल में होती थी। और इसी कारण कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्णकाल भी इसी जगत चंद के काल को कहा जाता है। तो धन धान्य की यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं थी इसके काल में, जगत चंद के काल में। तो कुमाऊं में चंद्रवंश का स्वर्णकाल जगत चंद को कहा जाता है। ये शक्तिशाली राजा भी हुआ। श्रीनगर में फतेहपति शाह को भी हरा देता है। ये हार कर विवश होकर देहरादून चला जाता है, और फिर बाद में श्रीनगर में जो फतेहपति शाह है बदला भी ले लेता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखो ना, ये जो जगत चंद था ये इतना भयंकर राजा हुआ, प्रतापी राजा हुआ कि फतेहपति शाह को भी इसने हरा दिया था। ठीक है, और फतेहपति शाह को हराने के बाद कुछ समय तक श्रीनगर में इसने राज भी किया था। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, पूरे फैक्ट हम आपको डिस्कस नहीं करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे जगत चंद ऐसा शासक भी हुआ जिसने जुआरियों पर टैक्स लगाया था। और बाकी जगत चंद की जो मृत्यु होती है वो चेचक के कारण होती है। बस जगत चंद से इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अब जगत चंद के बाद गद्दी पर जो बैठता है वो देवीचंद बैठता है। देवीचंद की बात करें तो 1720 से लेकर 26 तक इसका कार्यकाल होता है। मणिक बिष्ट गेंडा या पूरणमल बिष्ट गेंडा इसके मंत्री होते हैं। और यहीं पर आप देखोगे जो ये चंद्रवंश का शासक है देवीचंद ना, इस शासन के काल से चंद्रवंश का अवनति काल माना जाता है, यानी इसके पतन का काल माना जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, क्योंकि ये चाटुकारों से, जो इसके चाटुकार होते थे, जो इसकी तारीफ वगैरह करते थे, इस पर खूब धन व्यर्थ करता था। तो इस कारण इसने काफ़ी धन धान्य का अपनी हानि की थी अपने राज्य में, जो इसके पिता ने जगत चंद ने अपने साम्राज्य को एक स्वर्ण बनाने के लिए, स्वर्णकाल बनाने के लिए, एक विकसित करने के लिए किया था। तो यहाँ पर देवीचंद हो जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए यहाँ पर देवीचंद क्या करता है, बाद में देवीचंद की हत्या हो जाती है, मणिक बिष्ट गेंडा सिंह हत्या करते हैं। और यहाँ पर देखिए जब हत्या हो जाती है ना, तो फिर अगला चंद राजा अजीत चंद बनता है 1728 से लेकर 29 तक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो गेंडा जो मंत्री होते हैं ना गेंडा, लेकिन राजकार्य में जो गेंडा मंत्रियों की पास ही रहती थी,
इसलिए देखिए अब यहाँ पर एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो देवी चंद होती है इसकी हत्या कर देते हैं मणिक बिष्ट और गेड़ा, ये पूरणमल वगैरह गेड़ा है ना, जो गेड़ा बर्दी हो गया है, यानी मणिक बिष्ट गेड़ा और पूरणमल बिष्ट गेड़ा, ये दो गेड़ा हो गए हैं, मंत्री हो गए गेड़ा मंत्री। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देवी चंद की हत्या करते हैं, अजीत चंद को राजा बना देते हैं, और अजीत चंद को राजा बनाते हैं तो कठपुतली की तरह राजा बनाते हैं। असली शासक कौन करते हैं, गेड़ा ही करते हैं। जो ये मणिक बिष्ट गेड़ा है, पूरणमल बिष्ट गेड़ा है, यही क्या करते हैं, राजकाज करते हैं। और इसलिए इस काल को कुमाऊं में गेड़ा गर्दी का राज कहा जाता है। तो 1728 से लेकर 1729 तक का जो काल था वह गेड़ा गर्दी का काल था। और गेड़ा कौन थे, पूरणमल बिष्ट गेड़ा और मणिक बिष्ट गेड़ा। अब यहां पर देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर जब होता है ना गेड़ा गर्दी होती है, लोग परेशान हो जाते हैं यहाँ के, तब क्या करते हैं, वो विचार करते हैं कि यार यहाँ से जो कल्याण चंद्र चतुर थे, ये नेपाल चला जाता है एक्चुअली, तो नेपाल से इसे लाते हैं कल्याण चंद्र चतुर को, और कल्याण चंद्र चतुर्थ को लाते हैं और 1630 में इसे राजा बनाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, ये गद्दी पर बैठता है। देखिए दोस्तों, इसका समकालीन प्रदीप शाह होता है। सेनापति की बात करें तो शिवदेव जोशी इसका सेनापति होता है। और सबसे पहले जो ये कार्य करता है, जो गेड़ा है ना, गेड़ा मंत्रियों, इनकी हत्या कर देता है और अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण करता है, जिसे राजबुंगा भी कहते हैं अल्मोड़ा का। ताम्रपत्र में इसे राजबुंगा कहा गया है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण कल्याण चंद्र चतुर्थ करता है, और जिसका कार्यकाल 1730 से लेकर 47 तक यहाँ पर होता है। अब देखिए कल्याण चंद से थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे और भी है कि रोहेल आक्रमण होता है 1743 में, तो 1743 से लेकर 45 तक रोहेल का आक्रमण होता ही रहता है। और सरदार अली मोहम्मद खां पर जब यहाँ पर ये आक्रमण करता है ना, तो यहाँ पर जो प्रदीप शाह है जो उस समय गढ़वाल का शासक है, और यहाँ पर कल्याण चंद्र चतुर्थ जो कुमाऊं का शासक है, इन दोनों में मित्रता तो हुई रहती है, लेकिन इन दोनों की संयुक्त सेना भी यहाँ पर जो रोहेल आक्रमणकारी है इनसे हार जाती है। और हारने के बाद यहाँ पर प्रदीप शाह कल्याण चंद्र चतुर्थ की मदद करता है और कुछ सहायता देता है, जिससे कि ये अपना जो हरजाना है ये कर सके, और सरदार अली मोहम्मद खां को ये हरजाने के रूप में देता है। बाकी दोस्तों, इस काल में अवध नवाब जो मंसूर अली है, इसका भी आक्रमण होता है। 1745 में पुनः रोहेल आक्रमण करता है और रोहेलों की यहाँ पे पराजय होती है, और फिर से यहाँ पर तराई क्षेत्र चंद राजाओं के अधीन हो जाता है। तो कल्याण चंद्र चतुर्थ से इंपॉर्टेंट बातें ये थी। अब जरा यहाँ पर देखिए, चौमहल का निर्माण इसने करवाया था। फिर देखिए यहाँ पर दीपचंद गद्दी पर बैठता है, वो देवी चंद था, ये दीपचंद है। और दीपचंद की बात करें तो 1747 से लेकर 77 तक कार्यकाल होता है, 57 ये शासक होता है। और कल्याण चंद मृत्यु के बाद इसका अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद गद्दी पर बैठता है। इसके संरक्षक के रूप में शिवदेव जोशी होते हैं। और जागेश्वर मंदिर में जो ये दीपचंद है और इसकी जो रानी है दिलीप मंजरी, इसकी अष्टधातु की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इस फैक्ट को बस ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये दीपचंद है इसकी हत्या जो ये मोहन चंद है वो करवा देता है, और स्वयं राजा बन जाता है 1777 से लेकर 79 तक। अब जब ये राजा बनता है तो क्योंकि यहाँ पर जो प्रदीप शाह था उस समय इनका जो यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ था गढ़वाल राजाओं से, तो कुमाऊं का राजाओं का मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ था, तो ललित शाह यहाँ पे जो गढ़वाल का राजा था ये इंटरफेस करता है, और यहाँ पर जो यहाँ पर मोहन चंद है इसे यहाँ पर हटा देता है, हरा देता है, और अपना जो पुत्र है प्रद्युम्न शाह, इसे दीपचंद का दत्तक पुत्र रूप घोषित करता है और यहाँ पर राज करने के लिए बैठा देता है। तो 1779 से लेकर 86 तक लगभग ये यहाँ पर कार्य करता है प्रद्युम्न शाह के रूप में, है ना, प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के रूप में। फिर यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे जयकित शाह यहाँ पे मृत्यु होती है, तो प्रद्युम्न शाह उधर चले जाता है गढ़वाल में। और इसके बाद यहाँ पर जो मोहन चंद है ये इसका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है 1786 से लेकर 88 तक। और फिर यहाँ पे शिव सिंह यहाँ पर जो शिव सिंह है ये गद्दी पर बैठता है, शिवचंद गद्दी पर बैठता है। 1788 में अंतिम राजा महेंद्र चंद गद्दी पर बैठता है। और यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना कि अंतिम राजा कौन था, महेंद्र चंद था। 62वां शासक कहीं पर 61वां मिलता है, खैर ध्यान रखिएगा। और जो 1788 से लेकर 1790 तक कार्य संभालता है, और 1790 के हवालबाग के युद्ध में महेंद्र चंद लाल सिंह की मृत्यु हार हो जाती है और यहाँ से ये भाग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा चंद राजवंश था हमने शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ा है, पूरा कंप्लीट डिस्कस नहीं करवाया है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वही आपको डिस्कस करवाया है। तो अंतिम समय में जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो यही है। बाकी शिवदेव जोशी जी की बात करें, कुमाऊं का शिवाजी ने कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां ने कहा जाता है, और दीपचंद का संरक्षक था।
और हरदेव जोशी की बात करें तो कुमाऊं का किंग मेकर, कुमाऊं का अलवरी किसे कहा जाता है। 1786 में यहाँ पर पालीगांव का युद्ध होता है और यहाँ पर हरदेव जोशी के बीच में होता है और यहाँ पर जो जो दूसरा राजा है यहाँ पर जो मोहन चंद उसके साथ में होता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चंद वंश था ये कंप्लीट हो चुका है। हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको देखा था, रिवाइज के तौर पे आप देखना चाहते हो तो जल्दी देख लीजिए। सोमचंद इन राजाओं का यहाँ पे कर्म है, कौन राजा कब कब बनते हैं। सोमचंद, आत्मचंद, पूरणचंद, इंद्रचंद, संसार चंद, सुधचंद, ये राजाओं का कर्म है। फिर हमीर चंद, वीणाचंद, वीरचंद, ये इनका कर्म है। तो देखिए दोस्तों इनका कर्म आपके सामने रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बात करें गरुड़ ज्ञानचंद से ध्यान रखिएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला चंद शासक यही था, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा यही था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे यहाँ पर गरुड़ की उपाधि दी जाती है। फिर भारती चंद, विक्रम चंद, और यहाँ पर देखोगे भारती चंद का तो भाग भोग्या दोनान से इसका द्वंद्व युद्ध होता है। डोटी राजाओं के साथ 12 वर्षीय युद्ध होता है और यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति भी इसी के काल में होती है। फिर देखिए धीरे कीर्तिचंद की बात आती है। कीर्तिचंद के बारे में आपने देखा था, नाथ संप्रदाय को ये मानने वाला था और नाथ संप्रदाय को मानने वाला था। और बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि अजयपाल से इसका युद्ध होता है। फिर आगे देखोगे भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, ये गद्दी पर बैठते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो खगमरे किले का निर्माण करवाते हैं। अल्मोड़ा से राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास ये करता है, लेकिन कंप्लीट कौन करता है, बालो कल्याण चंद करता है जो 44वां राजा होता है। और लालमंडी किले का निर्माण ही करता है। रुद्रचंद के बारे में हमने देखा था। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्वालदम का युद्ध 1781 या 1791 में होता है। बलभद्र शाह या रुद्रचंद के बीच में पुरुषोत्तम पंत की यहाँ पे मृत्यु होती है। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पे है, 1587 में अकबर से भेंट लाहौर में होती है। देखिए तीसरी थोड़ा विवादित है, 1587 1588, किसी किताब में 1587 बताया गया है, किसी में 1588 बताया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार ये करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें 1587 जो बताया गया है वो आपको यशवंत कठोर सर की बुक में मिलेगा और 88 जो बताया गया है वो अजय रावत सर की बुक में बताया गया है शायद। बाकी यहाँ पर लक्ष्मीचंद की बात करते हैं तो 1597 में गद्दी बैठता है, 8 बार गढ़वाल पर यह आक्रमण करता है, 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करता है। बाकी यहाँ पर ये राजा हैं दोस्तों, इनका कर्म यहाँ पर ये है। टीबी से मृत्यु होने वाले राजा का नाम दिलीप चंद था। विजय चंद की बात करें तो ये बिलासी राजा हुआ, दरबारी षड्यंत्र के कारण इसकी हत्या होती है। फिर तिरमल चंद गद्दी पर बैठता है और इनका कर्म यहाँ पर यही था। बाज बहादुर चंद की बात करते हैं, 1673 में मानसरोवर में यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि देता है और बाकी दोस्तों यही हैं। तो देखिए दोस्तों इनका कर्म यही है, ये हमने थोड़ा डिस्कस किया, वही बातें जो आपको डिस्कस करवाई थी, सारी फैक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखे हैं, आप इन्हें पढ़कर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यही है, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।